हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड में आपके कौन-कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन-सी साइट है उत्तराखंड की, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ होती क्या हैं। दोस्तों बेसिकली जो नेशनल पार्क्स होते हैं इनमें प्रोटेक्ट किया जाता है आपका नेचर को, नेचुरल साइट्स को। यही मकसद होता है आपका नेशनल पार्क का, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। इन सारी चीज़ों का मकसद यही होता है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए आपका नेचर को, नेचुरल इन्वायरमेंट को। और उस नेचुरल इन्वायरमेंट में आपका प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, तो बेसिकली जो नेशनल पार्क्स होता है ये आपका प्रोटेक्शन करता है पूरे के पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसमें आपके प्लांट भी आ जाता है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, रिसोर्सेज, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपके नेशनल पार्क में आती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती हैं। और इसको जो है आपका मैनेज किया जाता है पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा। इसको गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है। और यहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट एरिया होता है नेशनल पार्क, ठीक है। और वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखें, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसको जो है आपका गवर्नमेंट के साथ साथ आपके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये भी इनको क्या करती हैं, मैनेज कर सकती हैं। और यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की तुलना में देखें तो आपकी ह्यूमन की एक्टिविटी थोड़ा बहुत अलाउड होती है, यानी ये थोड़ा सा लेस रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ पर अगर आपको एजुकेशनल पर्पस से या फिर रिसर्च पर्पस से यहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी क्या होती है, आपकी अलाउड होती है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इनको क्या किया जाता है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जहाँ उनका प्राकृतिक आवास होता है, हैबिटेट होता है, उसके साथ इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत ह्यूमन की एक्टिविटी क्या होती है, अलाउड होती है। अब एक तीसरा टर्म भी आ जाता है, वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व आपका बात करता है पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बारे में। यानी बायोस्फीयर रिजर्व आपका बड़ा टर्म हो गया और इसके अंडर आपके क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आपका नेशनल पार्क भी आ जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब हम देखते हैं आपके उत्तराखंड में आपके कौन कौन से क्या हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में जो बना था वो था आपका मोतीचूर वन्य जीव विहार, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट था, आपका देहरादून में। इसकी जो स्थापना की गई थी 1935 में, ठीक है। बाद में इसको जो है मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया आपके जो राजा जी नेशनल पार्क है उसमें आपका इसको मर्ज कर दिया गया। कब, 1983 में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र क्या था, वो क्या था, मोतीचूर वन्यजीव विहार, ठीक है। अब अभी करंट समय पर देखें तो कितने आपके टोटल नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, तो ये हैं आपके 6। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखें तो 7 है। टोटल कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित आरक्षित क्षेत्र आपके 4 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपका 1 है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपके उत्तराखंड की 2 साइट्स हैं। और रामसर साइट में आपका उत्तराखंड की 1 साइट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन लर्न करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका भारत के साथ साथ क्या है, एशिया का भी एक फर्स्ट क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को जब आपकी जो स्थापना की गई थी उसकी 1936 में, और तब इसका नाम क्या था आपका, हेले नेशनल पार्क। तो जब इसकी स्थापना की गई थी, किस नाम से की गई थी, हेले नेशनल पार्क के नाम से, 1936 में, ठीक है। और बाद में इसका नाम क्या रखा गया, इसको नाम रखा गया 1950 के दौरान रामगंगा। और अभी हाल फिलहाल में भी इसका नाम चेंज करने की, यही नाम रखने की बात की जा रही है।
1957 में आपका इसका नाम चेंज कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसकी स्मृति में? आपके ब्रिटिश राइटर थे, स्पोर्ट्समैन थे, जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर ही आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हो गया। और इसका एरिया देखें तो कितना एरिया ये कवर करता है? 520 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। और अगर हम देखें कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है, आपके पौड़ी में है। पौड़ी में कितना एरिया कवर करता है? 312.76 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम नैनीताल में देखें तो 208 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये क्या करता है? कवर करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के साथ-साथ ये एशिया का क्या है? पहला नेशनल पार्क है। ठीक है? और अब कॉर्बेट नेशनल पार्क का अगर हम प्रवेश द्वार देखें तो ये है आपका ढिकाला, नैनीताल में। भारत का जो पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 में, और यही जो ढिकाला जोन है इसी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जोन में रखा गया था। ठीक है, 1973 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ 2012 में यहाँ पर आपका साइलेंस जोन भी रखा गया था। प्रमुख नदियाँ अगर हम देखें तो रामगंगा, कोसी, सोना नदी, और इसी रामगंगा के नाम पर इसका नाम पहले भी रखा जा चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, साथ ही साथ 1976 में आपका यहाँ पर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, ताकि आपकी 3 स्पीशीज़ हैं, आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है आपके क्रोकोडाइल की, जिसमें आपका फ्रेश वाटर वाला क्रोकोडाइल आ गया, सॉल्ट वाटर वाला क्रोकोडाइल आ गया, और एक घड़ियाल। ये 3 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को संरक्षित करने के लिए आपका 1976 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट कवर में अगर हम देखें तो साल हो गया, टीक, ओक, बर्च, बैम्बू, ये सारा यहाँ पर पाया जाता है। जानवरों में देखें तो लंगूर, एलिफेंट, स्लॉथ बेयर, चीतल, बार्किंग डॉल, स्लॉथ बेयर, यहाँ पे एनिमल्स आपके और पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 600 रेजिडेंट और माइग्रेंट बर्ड स्पीशीज़, यानी जो प्रवासी पक्षी होती हैं वो भी इस एरिया में पाई जाती हैं, 600 के करीब। ठीक है, तो ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हो गया, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, अब हम ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक दृश्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका गोविंद नेशनल पार्क। तो गोविंद नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी 1900 में हुई थी। एरिया कवर करता है 472 किलोमीटर स्क्वायर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपके उत्तरकाशी में। यहाँ के अगर हम देखें पेड़ पौधे तो बांज, देवदार, भोजपत्र हो गया, और एनिमल्स में देखें तो कस्तूरी मृग, भूरा भालू, मोनाल, हिम तेंदुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना हुई 1982 में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? आपके चमोली में। एरिया कवर करता है 624 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका जोशीमठ में। एनिमल्स में देखें तो आपका हिमालयन भालू, मोनाल, पक्षी में आ जाता है, कस्तूरी मृग, भरल, ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क में देखें तो राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना होती है 1983 में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। कितना एरिया ये टोटल कवर करता है? 820.42 किलोमीटर स्क्वायर का। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? शेर, हाथी, बाघ, नीलगाय। और अगर प्लांट्स में देखें तो साल हो गया, शीशम, खरपट, बाकड़ी। ठीक है, आपको मेनली क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेशनल पार्क्स आपके इनकी स्थापना कब हुई और कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, और एरिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में देखें तो ये है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना होती है 1955 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपका उत्तरकाशी में। एरिया कवर करता है सबसे ज़्यादा, इसको आपको ध्यान में रखना है, 2390 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क, एरिया वाइज। ठीक है, और जानवरों में देखें तो हिमालयन भालू, भरल, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ। पक्षी में देखें तो मोनाल, ट्रैगोपान, स्नोकॉक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, और सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1982 में होती है। कितना एरिया कवर करता है? 86 किलोमीटर स्क्वायर का, और ये गंधमादन पर्वतों के बीच में प्रेजेंट है।
यहाँ से पुष्पावती नदी भी बहती है और सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है। और साथ-साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो वैली ऑफ फ्लावर बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? आपके फ्रैंक स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। कौन-कौन से फ्लावर यहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रह्मकमल, नीली पापी, फैंड कमल, जटामासी, हिमकमल, ये सारे यहाँ पे फ्लावर्स पाए जाते हैं। एनिमल्स पे देखें तो कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू, ठीक है? यहाँ पर ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ें देख लें फूलों की घाटी के बारे में। तो जो स्कंद पुराण पुराण है, इसमें फूलों की घाटी को क्या कहा जाता था? नंदकानन, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो कालिदास की मेघदूत है, इसमें फूलों की घाटी को अलका नाम से इसमें डिनोट किया गया है। इसके अन्य नाम कौन-कौन से हैं? फूलों की घाटी के अन्य नाम है आपके गंधमादन, वैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली और इसको फ्रैंक स्मिथ घाटी भी कहते हैं, ठीक है? और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कौन-सा है? वैली ऑफ फ्लावर। तो ये हमने कवर किया आपके उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, ठीक है? अब हम देखते हैं आपके कौन-कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेज़ेंट है आपके उत्तराखंड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर हम देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसकी जो स्थापना होती है 1955 में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? उत्तरकाशी में। कितना एरिया कवर करता है? 485 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भरल, काला भालू, भूला भालू, ये सारे पाए जाते हैं जानवर। बर्ड्स में मोनाल हो गया, फीजेंट हो गया, गोल्डन ईगल, चकोर, ठीक है, बर्ड्स में यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है आपका मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लें। इसकी स्थापना होती है 1972 में। चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है ये। कितना एरिया कवर करता है? 975 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन एंड ब्लैक बियर, सांभर, जंगली सुअर, मस्क डियर, ठीक है, ये यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इसकी स्थापना होती है 1987 में। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। 301 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। और यहाँ पर गुलदार, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, ठीक है, और पक्षियों में आपका किंगफी, कलीज, ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना होती है 1986 में। पिथौरागढ़ में ये प्रेजेंट है और 600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है। हिमबाग, भालू, भरल, कस्तूरी मृग सारे कॉमन ही हैं बेसिकली। बर्ड्स में पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक, ट्रैगोपान, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना होती है 1988 में। डिस्ट्रिक्ट आपके अल्मोड़ा में है। एरिया इसका 47 किलोमीटर स्क्वायर है। एनिमल्स में अगर हम देखें तो जंगली बिल्ली, काला भालू, जंगली सुअर, तेंदुआ। बर्ड्स में देखें तो हिमालयन स्नोकॉक, मोनाल, गोल्डन ईगल। और अगर हम पेड़ देखें तो देवदार, बांज, बुरांस, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। एक और है आपका मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की। इसकी स्थापना होती है 1993 में और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। मात्र आपका 11 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। जानवरों में देखें तो बंदर, भालू, सुअर, लंगूर, सेही, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स में जंगली मुर्गा, बटेर, तीतर, ठीक है, और माउंटेन क्वेल भी लास्ट टाइम, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो माउंटेन क्वेल था लास्ट टाइम यहीं पर देखा गया था। अब लेकिन अब ये क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है इसकी स्पीशीज़, ठीक है। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम देखें, इसकी स्थापना होती है 2012 में। नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है। 270 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है और बाघ, लंगूर, भालू, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर कर लिया और नेशनल पार्क भी कवर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो उत्तराखंड में सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1988 में
और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ठीक है, ये सारा पोर्शन इसमें आ जाता है। एरिया देखें तो 5,860 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। और बेसिकली इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया ये काफ़ी बड़े एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो इसमें आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स भी नेशनल पार्क भी आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपके जितने भी आपका अमूर्त विश्व धरोहर हैं, आपके पूरे विश्व में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज हो गया या फिर आपका कोई साइट्स हो गई, उनको इंक्लूड किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उत्तराखंड में देखें तो आपके टोटल 2 हैं। एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया 1988 वाला, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इसको 2005 में आपका इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपके 2 हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। वहीं अगर बायोस्फीयर रिजर्व में देखें तो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है आपका, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो कितने आपके साइट्स हैं आपके इस करंट टाइप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब एक और होता है आपका संरक्षित आरक्षित क्षेत्र। बेसिकली ये भी आपके वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसमें आपका आसन वैराज हो गया, जो कि आपके 2005 में इसकी स्थापना होती है और देहरादून में यह प्रेजेंट है। 440 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दूसरा है आपका झिलमिल झील, 2005 में भी ये इसकी स्थापना होती है। हरिद्वार में यह प्रेजेंट है और 3,783 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व, 2015 में इसकी स्थापना होती है, नैनीताल में प्रेजेंट है और 2,122 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये बर्ड कंजर्वेशन है ये, ठीक है। पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में ये बना, नैनीताल में प्रेजेंट है, 5,824 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हैं। आसन विराज, झिलमिल झील, नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व और पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रामसर साइट की। तो बेसिकली रामसर क्या है, एक जगह है आपके ईरान में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या किया जाता है, जितने भी आपके पूरे विश्व में जितने भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, उसमें इन वेटलैंड्स को रामसर साइट में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और इसकी स्थापना आपकी होती है आपके यूनेस्को के द्वारा आपके 2 फरवरी 1971 में ये यहाँ पर ट्रिटी साइन की जाती है, बेसिकली रामसर जो कि आपके ईरान में है, ठीक है। और उत्तराखंड में देखिए तो आपका एक ही रामसर साइट में इंक्लूड है, जो कि है आपका आसन विराज, जो कि आपके इसमें भी है, कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होम होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज, जितने भी आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या फिर जो प्रवासी पक्षी होती हैं, उनका ये घर होता है, ठीक है, ये वेटलैंड्स। आसन विराज आपका देहरादून में प्रेजेंट है और ये आपके 440 या इसमें आप अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, 444 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर रेड हेडेड वल्चर, वाइट वल्चर, किंगफिशर, कॉमन कूट, ये सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये पहला क्या है, रामसर साइट है उत्तराखंड का, ठीक है। और आपको ये भी बताना है इंडिया में आपके टोटल कितने रामसर साइट्स हैं करंट डेट में। हमने देखा आपका उत्तराखंड में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।